देखिए ऐसा है कि 2014 से पहले उन लोगों ने डरा कर मुसलमानों को रखा। हमेशा कभी जनसंघ के नाम पर डराया, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर डराया, कभी आरएसएस के नाम पर डराया। तो मुसलमान को डरा कर इस तरह राजनीति उन्होंने किया है। लेकिन जब से मोदी सरकार, हम कहते हैं 2014 से आज 9 साल की सरकार चल गई है, 9 साल में कितना मुसलमान डर के रहा है, क्या मुसलमानों को कितना अत्याचार हुआ? ऐसा नहीं है, सिर्फ डराया गया है। और मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस सरकार पर सरकार चल रही है और योगी सरकार भी अच्छी चल रही है, मोदी सरकार भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, पिछले दिनों नगर निगम का चुनाव हुआ है, 395 सीट में लोगों को अध्यक्ष पर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा समाज को दी और 65 लोग जीत कर आए। और जो लोग जीत के जाएंगे वो अपने समाज का कल्याण करेंगे, अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। तो ये उनकी सोच रही है और ये सिर्फ डराया गया है, ये राजनीतिकरण किया गया है, मुसलमानों को पीछे रखा गया है। 2014 से सब आसमानदा सब खत्म हो गया, कोई चीज़ नहीं बची है। ये अभी भाई साहब बोले ना, क्या बोले कि योजनाएं आती है बहुत, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या देखिए बुनकर की, क्या आज रोज़ाना यहाँ से बनारस से बुनकर समाज का जो परिवार है, रोज़ाना 10-20 परिवार या बेंगलोर जा रहा है या सूरत जा रहा है, लेकिन सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। पावर कॉरपोरेशन में चले जाइए, जो मुलायम सिंह के दौर में जो बुनकर बिजली का हम लोग को सब्सिडी पर आज मिलता था, ये पता नहीं क्या होगा कि 2000 जब से योगी जी आए हैं तब से बुनकरों का लाइन मतलब कभी 400 मन माना लूट मचाए हैं, दंगई कर रहे हैं, एकदम लूट मचा, एकदम लूट। बिजली विभाग मिलकर लूट मचा रहा है। और जब हम लोग जा रहे हैं, अगर कोई शिकायत लेके किसके पास जाए? जहां हमारा जो बुनकर समाज है लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, तो ना मुख्यमंत्री जी के पास समय रहता है, ना जो हमारे शहर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शहर के जो सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पास जब जाते हमारा प्रतिनिधि बुनकर तो भी नहीं मुलाकात होती। आज तक 50 मरतबा गए होंगे। योगी जी के बाद ये समय है ही नहीं कि उनसे बात किया जाए। और रही मुसलमान की और ये दंगा फसाद की, कोई बेकार बात है। रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है, रोज़गार यहाँ है ही नहीं। बनारस में रोज़गार 0% है। 2014 से देश का कोई सुधार हुआ? आप हमको बता दीजिए, बुनकर का कहाँ से होगा? 2014 से कोई सुधार नहीं। ऑटो बनारस में बड़ी समस्या, पूरी दुनिया में कह रहे हैं। आप सर्वे करके देख लीजिए पूरे शहर में, बनारस में आप तो हैं, सर्वे कर लीजिए क्या है। अगर बना आएगा तो आपका कैमरा आपके सामने दिखाई देगा, और नहीं होगा तो भाई बातें खत्म है। अब खाली गोदौलिया की बात करें तो एक अलग बात है भाई। वो वहाँ पर देखिए ऐसा है कि पूरे विश्व के लोग आते हैं, वो किसी धार्मिक नगरी की जगह है, अच्छी बात है, उसको बनवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा बनारस में और भी बहुत से मोहल्ले क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ अगर आप जाइए, आपको मतलब मीडिया आप पूरा घूम लीजिए ना, पूरे समाज में घूम लीजिए, देख लीजिए कहाँ है क्या है। भाई हमको तो बस गोदौलिया दिखाया, चौक दिखाया, मैदागिन दिखाया, 80 घाट तक, मतलब मैदागिन से 80 घाट तक विकास अच्छा हुआ है, ये बात सही है, इसमें दो राय नहीं। मैदागिन से 80 घाट तक विकास हुआ है। अगर विकास ना होता तो इनको अभी जो 19 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जो हाँ नहीं विधानसभा का जो अभी हाल ही में हुआ है, 22 में हुआ ना, हाँ 2022 में हुआ था, तो उनको कॉरिडोर के नाम पर सीट जिताना पड़ा। हार चुके थे सीट, वो 2 सीट हार, दक्षिणी की बात, सर दक्षिणी उत्तरी दोनों सीट हार गए थे। ये तो नाक का मामला था कि उनको जबरदस्ती जिताया गया और उसका उनको अवार्ड भी मिला गया उन लोगों को। ये तो सब जानते, पूरा बनारस की जनता जानती है। अगर कॉरिडोर से फायदा होता तो बुनकर समाज उनको वोट उलट देता। समाज में डर का माहौल है क्या? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। डर का क्या है? डर किस चिड़िया का नाम है? डरना है तो ऊपर वाले डरेंगे कि नीचे वाले डरेंगे? ऊपर वाले से डरना है ना। 2024 की बात करें, अब दोबारा इनकी कॉपी जांचने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं। कॉपी इनकी चेक होगी और टीचर जो है जनता है, जनता 2024 में जनता है। इलेक्शन आयोग टीचर है, वो तय करती है कौन पास होगा कौन फेल होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? पहले ही मीडिया में आया था कि हमको 350 वोट टी सीट हो गई। आज तक 75 साल से हम लोग की तो ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इतने दिनों से हम लोग फिर भी राजनीति में जुड़े। कोई पार्टी आज तक ये नहीं कही कि चुनाव का 6 महीना पहले ये कह दे कि हमारी 250 सीट, हमारी 500 सीट। कोई कहा आज तक आपने सुना है? लेकिन बीजेपी वाले आते हैं भैया, कहते हैं कि हमारी पक्ष जो आरोप लगाता है कि ईवीएम कहीं ना कहीं हैक कर लिया गया है, वो सही है क्या? देखिए इतने आगे तो हम नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये जो दे देते हैं 350 प्लस, तो अब क्या बताएं हम लोग। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ, मोदी जी को पसंद करते हैं। क्यों? उनकी कार्यशैली बेहतर है, जैसे काम करने की, देश को बनाने की उनके अंदर एक क्षमता है।
जो एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, मोदी जी के अंदर है वो बात। अब हम आते हैं, एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्या राय है? देखिए उसके बारे में हमें ज़्यादा विस्तार से मालूम नहीं है क्या होगा सिविल कोड। ये तो जब कोई उसका चैप्टर आए या उसका डिटेल कि आए। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहने का मतलब है कि सरकार जब कोई भी चीज़ लेकर आती है तो विपक्ष उसको है तौबा मचाती है। एनआरसी आया, एनआरसी क्या था? विपक्ष ने कहा कि तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, हर मुसलमान से कागज़ मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो सिविल भी जो कोर्ट जो मसला है वो भी ऐसा ही है। सरकार कोई भी योजना ला रही है तो विपक्ष का काम है उसको है तौबा मचा कर उसको एकदम ख़त्म करना। खासकर ओवैसी से लोग, ओवैसी जो तेलंगाना में रहते हैं, आते हैं यूपी के अंदर, यहाँ के मुसलमानों को बिहार के अंदर करते हैं, मेरे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने काम ओवैसी जैसे नेता करते हैं। और कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चीज़ होती है, उसको जनता के खासकर मुसलमानों को बीच में गलत तरीके से उनको जिस तरह समझाते हैं वो कतई नहीं होना चाहिए। इसमें मोदी जी को मैं संज्ञान मैंने देना चाहता हूँ बनारस के माध्यम से, क्योंकि हमारे देश के सांसद भी और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डालिए जो कि इस तरह की जो धार्मिक में और लोगों को भड़काते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। एनआरसी पे कितना भड़काया, पूरे हिंदुस्तान में दंगा कराया, फसाद कराया, लेकिन एनआरसी वास्तव में था क्या? उसी तरह इससे है, कानून भी है। कानून कोई भी होगा देश हित में होगा और उसको सारे देश को मानना पड़ेगा। 2024 में अगर इस एरिया से अगर बात कर ली जाए, 2024 नज़दीक आ गया है, कापी इनकी चेक होगी, जनता चेक करने वाली है, क्या कहेंगे, कैसा रहेगा, परीक्षा अच्छा जाएगा? देखिए, जनता ने 2014 में जब मोदी जी बनारस में आए तो कापी चेक करके रिजल्ट दे दिया था, और फिर 2019 में आए तो मोदी जी की जो कापी हर बार अच्छे मार्क्स से पास हो रही है, और इस बार 2024 में जहाँ तक कहूँगा 100 पे 100 मिलेगा। 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? कि बनारस का काम करने के लिए मोदी जी का बहुत ही योगदान था, एक सांसद के रूप में, और जिस तरह देश के प्राइम मिनिस्टर बने, खासकर संसदीय क्षेत्र में जितना विकास उन्होंने किया है, यहाँ की जनता उनकी काफ़ी अच्छी तरीके से देगी, उनको अच्छा रिजल्ट देगी। हम कुछ युवाओं के साथ चलते हैं। युवा है आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब एडवोकेट, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 98 जमालुद्दीनपुरा, इसी वार्ड का मैं पार्षद हूँ। इस बार चुनाव होगा तो मेरा मानना है कि इस बार एनडीए की जो सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार इस बार हिंदुस्तान में नहीं आएगी और इस बार यूपीए की सरकार आएगी। चाहे वैसे यूपीए में तो फूट दिख रहा है, पटना में ही फूट दिख गया, वहाँ ऐसी बयानबाजियाँ मीडिया के सामने उन लोगों ने दे दिया, जो आने वाले समय में शिमला बैठक के दौरान शायद, मेरा मानना है कि शायद गठबंधन समाप्त। देखिए, आपका मानना है सारे मैक्सिमम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का बयान, लालू प्रसाद यादव का बयान, ममता बनर्जी का बयान आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्या क्या बयान रहा ये भी देखा होगा। बयान देखिए सबका आता है। जब आइडियोलॉजी की बात होगी, जब लोकतांत्रिक की बात होगी, एक तरफ सेकुलरिज्म रहेगा और एक तरफ एक मानसिकता जो समाज को बांटने का काम करेंगे। हम समाज को बांटने की तरफ नहीं जाएंगे, हम महंगाई की तरफ नहीं जाएंगे, हम बेरोजगारी की तरफ नहीं जाएंगे, तो एक तरफ बात होगी और ये जोड़ने का टाइम है। आप देख लीजिए, क्या जब इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, तो क्या एक तरफ जो जनता दल पार्टी थी, या वो एक तरफ पूरा एक तरफ ग्रुप बनाकर क्या कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं लड़ी थी? आज बीजेपी के अगेंस्ट में पूरे विपक्ष यूपीए लड़ेंगे। क्या हुआ? क्या उस समय की बात करते हैं, क्या हुआ? हाँ, उस समय नहीं रिजल्ट दिन चल पाया गठबंधन, नहीं चल पाएगा, लेकिन क्यों नहीं चल पाया? कारण क्या था? क्योंकि कारण ये था कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी डफली अपना रहा। हाँ, अपना सबका रहता है, लेकिन जब आइडियोलॉजी मैच करेगी, क्योंकि आज के टाइम में सीबीआई हो, आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, सेक्रीफाइस किया ना, आप महाराष्ट्र ने किया था। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में तो कह दिए कि नहीं, हमको पूरी सीट चाहिए। उद्धव ठाकरे जी जो थे वो कांग्रेस से गठबंधन, शरद पवार ने हमको पूरी सीटें चाहिए। देखिए, कैसे संभव है, हर चीज गठबंधन अगर होता है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर चीज का टाइम होता है। अभी वो वक्त आएगा, अभी 2023 चल रहा है, हर कोई बात करता है, बैठ के बात करेगा। लेकिन पतीली के एक चावल से पकड़ लिया जाता है कि पतीली का चावल चूरा है कि नहीं चूरा है। देखिए, आपका मानना है पतीली का चावल, जब यहीं पे गठबंधन हुआ था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, लोग कह रहे थे नहीं होगा, यहीं पे गठबंधन हुआ था, इतना दिन चला, चुनाव तक में ही टूट गया। अरे ये बताइए, क्या बीजेपी का अकाली दल से नहीं टूटा है? क्या बीजेपी का अन्य प्रदेशों में नहीं टूटा? टूटा, लेकिन कुछ दिन उद्धव ठाकरे से नहीं टूटा,
चलता है टूटता नहीं चला। है। देखिए होती क्या है कि हर कोई सत्ता में आना चाहता है और सत्ता में आने के लिए एक आइडियोलॉजी से लड़ना पड़ता है। यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट किसी भी तरीके से लड़ेगी और इस बार मैं कहता हूँ कि बनास की जनता, लेकिन यहाँ दूल्हा जिसको दूल्हा बनना है वही प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है और कह रहा है कि मैं दूल्हा बनूं, मौर उतार लो और दूल्हा बन जाओ। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट आपका कहना है पूरे बारात में एक ही दूल्हा होगा। मेरा कहना है कि हर कोई अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भेजता है, लोकसभा में जाने के बाद निर्णय लिया जाता है। क्या आप बीजेपी अपने चेहरे पे लड़ेगी उनके ऊपर चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी को? राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, कैसे हैं और रहेंगे भी, वही रहेंगे। यूपीए का अगर आप कर रहे हैं, आप उनका आइडियोलॉजी और बाकी चीजों को रख रहे हैं, तो कैसे हुए उसका भी तो मैं पर्दे के पीछे वाला तो बता पर्दे के पीछे हर पार्टियों में नाराजगी रहती है। किस तरह की नाराजगी? इतनी बड़ी नाराजगी कि पार्टी दो फाड़ में बंटने के कगार पे आ गई थी। पार्टी फाड़ में क्या नहीं, एक मिनट, पार्टी कहाँ बटी आप बताइए? सचिन पायलट जी की नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने बोला वसुंधरा राज जो थे उनके ऊपर जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, अशोक गहलोत जी को बोला कि आप इसके ऊपर मीटिंग बैठाइए, इसके ऊपर जांच करिए। कुछ चीजों को नहीं मानी जाती है, किसी को ज्यादा पद की लाज, क्या सिंधिया जी नहीं चलेगा? सिंधिया जी आना एक लोग के पास क्या आप सहमत हैं आपके विचारों से? अभी उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, उनकी बात पे हंसी भी आ रही है कि सभी लोग दूल्हा बनना चाहते हैं, सभी लोग प्राइम मिनिस्टर। अभी 23 तारीख को गठबंधन हुआ, आज ममता जी का बयान आया कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे कलकत्ता में, तो ये इनका गठबंधन है। केजरीवाल का बयान आ रहा है कि हम दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ सब लोग अपने अपने आप को अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं। और देख लीजिए गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और गठबंधन कर कौन रहा है? जितने भी लोग हैं सब आरोपी हैं, सब आरोपी हैं, सब किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। मोदी जी 2000% बहुमत से 2024 में आ रहे हैं। पीएम जो हैं मस्जिद के अंदर गए थे, उन्होंने एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा वो देने का काम किया है कि अब मैं मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हूँ। भाई साहब उन्होंने संदेश तो 2014 में ही दे दिया था। जब 2000 खच्चर रिपोर्ट किसके दौर में आई है? कांग्रेस के दौर में आई है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? शासन तो उन्होंने किया था ना। मुसलमानों के लिए क्या किया है? मुसलमानों को सिर्फ पिछड़ा रखा गया, समाज से दूर रखा गया, पढ़ाई से दूर रखा गया, बिजनेस से दूर, सब्सिडी हर तरह से मुसलमानों को सिर्फ पीछे रखा गया है। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, क्योंकि मुसलमान का बच्चा अगर मदरसे में पढ़ता है तो कुरान भी पढ़े, कंप्यूटर भी चलाए। आप भी सहमत है? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। हम क्या बोलेंगे अनुसार, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। देखिए ये तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज हिंदुस्तान की सियासत और राजनीति में क्या है? जिस देश के अंदर अगर विपक्ष कमज़ोर होगा, लागड़ होगा, बेईमान होगा, उस देश की हालात में ऐसे ही हालात पैदा होते रहेंगे। और इसमें मोदी जी को जो लोग दोष दे रहे हैं ये सरासर गलत है। मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष बहुत कमज़ोर है तो कुछ समस्या उत्पन्न होती रहेगी और ये होती रहती है।